ग्रैंडफादर वोकलिस्ट थे, अब्दुल हलीम पूंछ वाले जो थे, उनसे उन्होंने तालीम ली। दिल्ली की हर गली, हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है और आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो है संगीत के सुरों से सजी हुई। और अब जब संगीत की बात आती है या कहें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है रिकी राम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम। एक छोटी सी शुरुआत जो साल 1920 में हुई थी आज एक लेगेसी बन चुका है। तो क्या है इनकी कहानी में खास, चलिए जानते हैं। कनॉट प्लेस में रिकी राम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टोर के सामने इसकी शुरुआत साल 1920 में पंडित रिकी राम जी ने की थी और अभी ये एक हेरिटेज ब्रांड के रूप में माना जाता है। इस बिजनेस को अभी संभाल रहे हैं रिकी राम जी के ग्रैंडसन अजय शर्मा जी। तो चलिए अंदर चलते हैं और अजय जी से जानते हैं कि ये जर्नी, ये पूरी लेगेसी जिसने इस लोकल ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, चलिए। वो ऐसा हुआ कि हमारे ग्रैंडफादर म्यूज़ियम में काम करते थे उस टाइम, ब्रिटिश एरा में म्यूज़ियम में काम करते थे। तो ही हैड अ वेरी टेक्निकल माइंड ऑल्सो। तो वो जो टेक्निकल माइंड और म्यूज़िक को वो एक इकट्ठा करना चाहते थे। वो उस दौरान में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स या तो कलकत्ते से आया करते थे या मिर्च से आया करते थे। मिर्च में तो इतना नहीं था, बनारस में था, लखनऊ में था। तो ही वांटेड टू मेक गुड क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स टू द म्यूजिशियंस। एम्प्लीफिकेशन सिस्टम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के जो आजकल है उस दौरान नहीं होते थे। तो उन्होंने एक ट्रांजिस्टराइज सितार बनाया जिसमें एम्पलीफायर और स्पीकर दोनों ही चीज़ें इनबिल्ट कर दिया उसको। आपने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को लेना है और बजाना है और इसी में से ही आवाज़ निकलेगी। वहाँ पे वो जो स्पीकर था वो आपके लिए एक मॉनिटर का काम कर गया और वहीं से ही माइक्रोफोन दे दिया जो एम्पलीफाई हो गया। 1964 में पीटर सेलर्स एक बहुत मशहूर एक्टर हुआ करते थे उस दौरान के। उसी दौरान उन्होंने एक द पार्टी मूवी बनाई थी। तो ही वांटेड टू हैव अ सितार फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी। तो हमारे फादर ने ही वो सितार उनको बना के दिया था। दैट वॉज इन 1964। बीटल्स ऐसे ही उनको भी इंटरेस्ट आया। महर्षि महेश योगी जी के साथ उनका संपर्क हुआ यूरोप में ही। तो महर्षि महेश योगी जी ने उनको इनवाइट किया अपने आश्रम में। तो वो आए यहाँ पे 1966 में। कुछ वहाँ पे देहरादून में कुछ एक दो शॉप्स थी, म्यूज़िक की शॉप्स ढूंढ रहे थे वो। लेकिन वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स उनको ठीक अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहते ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे को लंदन में ही अवेलेबल हैं। तो ऐसे पूछते पूछते उनको पता लगा कि सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। शॉप अराउंड करते करते जब वो यहाँ पे फाइनली पहुँचे तो चारों लोग आए, चारों पूरा बैंड आए थे। फिर हमारे फादर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हुए हैं जो आजकल ओबरॉयज़ होटल है। आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है, ये भी जो भी उन्होंने पॉइंट आउट किए, तो आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके हमारे पास वहाँ पे आ जाओ, विल स्पेंड द होल डे देयर। तो फिर ये लोग गए वहाँ पे। फिर द होल डे दे वर देयर, दे स्पेंड द होल डे विद माय फादर एंड माय फादर एक्सप्लेन देम अबाउट द ट्यूनिंग। इसको होल्ड कैसे करना है, इसको पोस्चर कैसे, जैसे आप इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे समझा ही रहे हैं जॉर्ज हैरिसन जी को। अब ये तो हम जानते हैं कि बहुत सारे
आइकॉनिक लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ऐसे लोग जिनके नाम आप हमें बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं अपने लिए? जैसे हमारे पिताजी बताया करते थे कि दादाजी के टाइम में बड़े गुलाम अली खां साहब, गुलाम हैदर, कुछ नाम है ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, कुछ नाम मैं मिस भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी एकदम से दिमाग में आ भी नहीं रहे, लेकिन जो आ रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन सारे जो संगीतकार हैं, चाहे वो वोकलिस्ट हो, विश्व मोहन भट्ट जी तो काफ़ी हाँ, मतलब कि हमारे फादर के टाइम में आए। फिर हमारे फादर जब आए तो पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खां साहब, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद अली अकबर खां साहब, उस्ताद अमजद अली खां साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा। अब पंडित शिव कुमार शर्मा जी के फादर पंडित उमादत्त शर्मा जी वो लाहौर में आया करते थे। जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी कंट्री से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और वो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा विदेश में पसंद किए जाते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं? सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं, जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट मैं पहले बोलूँगा, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिहाज से जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वो सितार, क्योंकि जितने भी गिटारिस्ट आते हैं वो सितार को एकदम रिलेट कर लेते हैं गिटार के साथ। जैसे मैं आपको एक नाम लूँगा, प्रोफेसर स्टीव स्लाविक हैं, वो पंडित रविशंकर जी के स्टूडेंट रहे हैं काफ़ी सालों से, बहुत सीनियर स्टूडेंट है। तो अमेरिका से काफ़ी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से काफ़ी, नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी हमारे को इंक्वायरीज आती हैं। फिर जापान में बहुत है। एक और मैं नाम लूँगा, एक केन जुकरमैन करके हैं, वो बहुत अच्छा सरोद बजाते हैं, वो अली अकबर खान साहब के स्टूडेंट हैं। मतलब कि ये लोग उनने सीखा और वो परफॉर्म भी करते हैं। धीरे धीरे जैसे म्यूज़िक में डेवलपमेंट हुई है बजाने में, तो ऐसे ही बनाने में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे फादर ने, आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे ये सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स है ये सितार की, ठीक है जी। तो पहले ये बटन्स नहीं हुआ करते थे, ये जो छोटे छोटे आप बटन्स देख रहे हैं ये नहीं हुआ करते, तो ये हमारे फादर का ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इससे क्या होता है कि एक तो साउंड की एनहांसमेंट हो गई और इसका जो लेवल है वो बराबर हो गया। ये बटन्स वेयर आउट नहीं करते इतनी जल्दी। सितार्स जो थे वो पहले रैंडम बनते थे, कोई उसका स्टैंडर्ड डायमेंशंस नहीं थे, जैसा भी मिला पीस उसको बना दिया आपने। तो इसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ किया, उसको साइंटिफिकली स्टैंडर्डाइज़ किया कि इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्केल लेंथ कितना होना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो स्केल लेंथ को बांधा जाता है। पर्टिकुलरली सितार के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो पॉपुलरली प्लेड स्टाइल है वो है पंडित रविशंकर जी का स्टाइल, या उसको मैहर घराना का स्टाइल बोलेंगे। अब दूसरा जो पॉपुलर स्टाइल है वो विलायत खां स्टाइल है, और या बोलेंगे इटावा घराना का स्टाइल। इस सितार और जो आपको हमने पहला सितार दिखा रहा था मैं, उसमें उसकी डायमेंशंस में काफ़ी फ़र्क है। तो इसमें अब लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इसमें लो फ्रिक्वेंसीज़ नहीं है, तो उसका हमारे को थोड़ा सा बॉडी बड़ा रखना पड़ता है, इसका बॉडी थोड़ा सा हमारे को कंपैरेटिवली छोटा रखना पड़ता है। ये हमबकिंग पिकअप है, इसमें डबल कॉयल पिकअप है। ये नीचे का भी साउंड, जैसे ये वाली स्ट्रिंग्स का भी साउंड पिकअप करता है और मेन स्ट्रिंग्स का भी साउंड पिकअप करता है। ये तानपुरी है, ये उनकी इनोवेशन है। ये लेट 60s में उन्होंने इनोवेट किया था, और पंडित रविशंकर जी ने जब बोला कि ये तानपुरे बहुत बड़े बड़े हमारे को ले जाने पड़ते हैं, बहुत फ्रजाइल होता है और ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है इसके साथ, तो आप कुछ ऐसा सोचो कि वही सेम हम साउंड मिले हमारे को, लेकिन उसका साइज़ छोटा हो जाए। तो उन्होंने फिर ये कॉम्पैक्ट साइज़ का ये तानपुरी बनाए। तानपुरे के साउंड में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, उसकी साउंड को छोटा किया और उसको कॉम्पैक्ट बना दिया। उसमें नॉर्मली ये जो कद्दू वाला जो तानपुरा होता है, इसमें देखेंगे ये पूरा फ्लैट बेस है,
ये पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी, फिर जब नया डिज़ाइन होता है तो फिर उसमें भी डेवलपमेंट्स होती हैं, तो ओवर द ईयर्स उसको भी हम उसको अच्छा करते रहते हैं, उसको उसकी साउंड को एनहांस करने के लिए क्या और टेक्निक हम लगा सकते हैं। लेकिन एक उनका जो फाउंडेशन जो उन्होंने दे दिया हमारे को कि ये फाउंडेशन ये डिज़ाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये तानपुरा और स्वरमंडल को उन्होंने मिक्स कर दिया एक ही बॉक्स में आपको। इसका नाम उन्होंने स्वर संगम दिया। सो अजय जी, ये तो हम समझ गए कि आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं इतने सारे म्यूजिशियंस के लिए, एंड आई एम श्योर इन लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो लोग फोकस करते होंगे। सो कभी आपके पास कोई ऐसी अनयूजुअल या कोई ऐसी डिमांड आई है कि आपने सोचा अरे बाप रे ये कैसे होगा, या कुछ बहुत डिफरेंट था, कुछ अलग था, दैट यू वांट टू शेयर विद अस? हाँ, एक म्यूजिशियन आए थे हमारे पास फ्रांस से, तो वो एक बड़ा अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट, पहले तो उन्होंने स्वरमंडल मांगा, फिर उन्होंने कहा कि स्वरमंडल में ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मैंने कहा क्या ये आदमी करवाना चाहता है, लेकिन जो चीज़ वो चाह रहा है तो वो हमारे को बना के तो देनी है। जब इतना सोच के आया कि ये और कोई नहीं काम कर सकता, ये यही काम कर सकता है। वो क्या चाह रहा था कि स्वरमंडल को वो संतूर की तरह कर दे, क्योंकि वो थिएटर का आदमी था वो, तो थिएटर का कुछ वो उसका दिमाग में चल रहा था, और उसी में ही उसने एक ड्रम अटैच करवाया। ओके। सेम बॉडी में ही स्वरमंडल में संतूर बना लिया, संतूर बना के फिर उसमें एक ड्रम अटैच करके, अब वो कुछ पार्ट उसने संतूर रखा, कुछ पार्ट उसने उसको स्वरमंडल रखा, और कुछ पार्ट वो ड्रम का भी हो गया। तो बड़ा एक वो अनयूजुअल था कि भाई संतूर कहाँ स्वरमंडल, और कहाँ एक ड्रम भी उसके बीच में पूरा अटैच करके वो तबले की तरह, जैसे छोटा तबला आप इतना सा बना के उसको उसमें अटैच कर दें, वन पीस ही कर चाह रहा था वो। मतलब अगर अभी मैं बोलूँ कि मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्टार्टअप करना है, आई वांट टू डू अ बिजनेस, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक स्किल, एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो मुझे आना चाहिए या जो मुझे पता होना चाहिए जो स्टार्ट अ बिजनेस? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि आप एज अ ट्रेडर बनना चाहते हैं या एज ए मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं। अगर तो मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको मटेरियल प्रोक्योर करना है, आपको लेबर चाहिए, आपको खुद इतना स्किल होना चाहिए कि आप उनको समझा सकें कि आप, ये तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया। हाँ, ट्रेडिंग है कि आपने हमारे पास हम तो मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग हो गई है हमारी। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, अब कई जो ट्रेडर्स हैं जो आउट ऑफ द कंट्री हैं वो हमारे डीलर्स बनना चाहते हैं या कुछ, तो वो ट्रेडिंग का अलग चीज़ है, और तो उनको तो बनाने से कोई उनका हेडेक नहीं है। Exactly, उन्होंने तो हमारे को सिर्फ एक ईमेल करना है कि आप ये इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर दे दिया। अब वो तो हेडेक हमारा है उसको बना के उनको, और क्वालिटी बनाना है, ये भी नहीं है कि, क्योंकि जो नाम हमारे ग्रैंडफादर ने बनाया, जो हमारे फादर ने उस लेगेसी को इतना ऊंचा लेके गए, नाम बड़ा इतना हो गया, अब एक्सपेक्टेशन भी ह्यूज हो जाती है। राइट। तो वो जो एक्सपेक्टेशन को आपको प्रूव करके दिखाना, वो हमारे को 4 गुना मेहनत करनी पड़ जाती है। हमारे राइट नाउ we have reached a point where money is secondary, reputation is the first thing. The first thing. The priority is the reputation. छोटी सी शुरुआत जो 1920 में हुई थी और आज देश भर में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक पहचान बन चुकी है। तो ये थी कहानी रिखीराम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ी बिजनेस।